और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव। मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे की भूमिका थी। उस रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा किसी को, जब उससे पूछा आपने ये गलती क्यों करी, तो उस रिटर्निंग ऑफिसर का उस हमारे साथी विधायक को जवाब था कि मुझे नौकरी करना है, आधार पे मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता। तो हिंदुस्तान के हर विधायक, हर सांसद का पर्चा निरस्त हो सकता है अगर रिटर्निंग ऑफिसर की इस प्रकार की मनमानी रहेगी, जो कानून के खिलाफ को सही मानता है। एक मॉडल है संवैधानिक मॉडल, संवैधानिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दर्ज किया। जो भी कानून और नियम फॉर्म्स में जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो नीड होती है, जो शासन ने, निर्वाचन आयोग ने, वो हमने शुरू में आपको बताया। जो प्राइवेट कंप्लेंट के अगेंस्ट नोटिस मिलता है, यानी किसी ने आपको कुछ कहा, आपके लिए कंप्लेंट की, उसके लिए अपराध नहीं बनाओ, आपको उसके लिए जवाब देना है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। हमारे पूर्व सीएलपी के हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया, आदरणीय पीसीसी के हमारे पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी, सम्मानित सभी मंच पर विराजित वरिष्ठ जन, हमारे दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष देवेंद्र भैया, मंच पर विराजित सभी हमारे सीनियर नेतागण, सभी यहाँ उपस्थित सभी विधायकगण, आदरणीय प्रेस के साथियों, आज बहुत देश की राजनीति में महत्वपूर्ण, देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला काले अध्याय के राजनीतिक घटनाक्रम में आप सबको हमने यहां आमंत्रित किया है। आप लोगों ने सर्वविदित है कि भारतीय राजनीति में पहला केस, पहली ऐसी घटना देश की आजादी के बाद जिसमें राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना, ये देश में जो चर्चा का विषय है, आम जन के जनमानस में बैठी हुई भावना है कि इस देश में अब लोकतंत्र बचेगा या ऑटोक्रेसी की ओर देश जा रहा है, तानाशाही की ओर देश जा रहा है। उस घटना की एक महत्वपूर्ण घटना है, उस पूरा सोच और विचार की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आज सिर्फ कमलनाथ जी एक एमएलए हमारे यहाँ, वो उपस्थित नहीं है, बाकी 61 के 61 एमएलए यहाँ पर उपस्थित हैं। हमें 58 एमएलए की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया, 10 विधायक कम होने के बाद भी, और जो निर्दलीय भी इसमें, वो भी हमारे ही संग थे, जो दूसरी पार्टी एक दो है वो भी हमारे साथ थी। मूल भावना ये है कि हमारे विधायकों की एकजुटता, और जिस उत्साह और एग्रेशन से पूरा घटनाक्रम राज्यसभा का चला, उससे भयभीत हो गए नरेंद्र मोदी, भयभीत हो गए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव-गांव, गली-गली, इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, उस तरीके का सबसे उच्च सदन में राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जब आपके सामने हम भावना व्यक्त करता है, पूरा देश करता है, सारे बुद्धिजीवी करते हैं, संविधान भी करता है, तो आस भी करता है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कि इस पूरी घटनाक्रम को निष्पक्षता से आप देश की जनता के बीच में लेके जाएं।
हम अलग अलग अपनी बातें कहेंगे, पर मैं सबसे पहले आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर मीनाक्षी जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेगी पूरे घटनाक्रम को, फिर हरीश चौधरी जी बोलेंगे। अच्छा, पहले मीनाक्षी नटराजन जी एक्सप्लेन करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेतागण, हमारे एआईसीसी के मध्य प्रदेश के लिए प्रभारी और मेरे साथ सांसद रहे हरीश चौधरी जी, हमारे सभी बहुत सम्मानित मीडिया के बंधुगण, हमारे तमाम बहुत सम्मानित विधायक साथीगण और पूर्व विधायकगण, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण और हमारे एआईसीसी के तमाम सचिवगण, सभी मीडिया के सम्मानित उपस्थित बंधुओं, क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है, तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात जरूर मैं रखूंगी और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहां पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी, ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई, जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूंगी। आदरणीय साथियों, मूल भावना मीनाक्षी जी के पूरे वक्तव्य की यह है कि जो फॉर्म में लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं 100% वो दिए गए, 110% वो दिए गए। कोई किसी प्रकार की फॉर्म से संबंधित कोई चूक नहीं थी। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी से मैं आग्रह करता हूं वो अपनी बात करें। सम्मानित प्रभारी जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित मीनाक्षी जी, सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मध्य प्रदेश के, सम्मानित विधायक, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर से
ये चुनाव देश का ऐसा चुनाव जो इस इतिहास को शायद बदल सकता है। अब किस स्थिति में किस करवट इतिहास बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश अब तय करेंगे। नजीर किस रूप में बनेगी, ये आने वाले समय में आपको कुछ घंटों के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन देश में इस प्रकार की जो स्थितियां हो रही है, उसके कारण देश एक ऑटोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है वीडेम, उस यूनिवर्सिटी ने 2026 की डेमोक्रेसी को एक रिपोर्ट प्रकाशित करी कि किस प्रकार से कई देश इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, ऐसा चुनावी सत्तावाद जो नाम के लिए सिर्फ एक विपक्ष रहे, नाम के लिए सिर्फ मीडिया रहे, सेंसरशिप वाला मीडिया रहे। जिस प्रकार से चाइना के अंदर अगर मीडिया को कोई खबर चलानी है तो सरकार के अनुसार चलती। कार्यपालिका केंद्रीकरण, विधायिका की सरकार पर कमजोर निगरानी, आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकना, पत्रकारों का उत्पीड़न, और अब तो आप देश में देख रहे हैं कि जिस प्रकार कुणाल कामरा पे हुआ, एक हास्य कलाकार, एक कॉमेडियन पर किस प्रकार से घटना घटी। तो देश की एक पूरी देश की सिविल सोसाइटी हो, चाहे किस बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हो, इस देश के लिए अब समय आ गया चिंतन और मनन का कि हम इस देश को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां हम अपनी भावना नहीं रख सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं रख सकते। साथियों, ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। मध्य प्रदेश के राज्यसभा मीनाक्षी जी का जो फॉर्म निरस्त किया गया, हम लोग वहीं थे, मैं प्रस्तावक था। जिस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका थी, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा किसी को, जब उससे पूछा आपने ये गलती क्यों करी, तो उस रिटर्निंग ऑफिसर का उस हमारे साथी विधायक को जवाब था कि मुझे नौकरी करना है। अब सरकार तो इनकी रहेगी, भले मुझे मालूम है मैंने गलती करी है, लेकिन मुझे नौकरी करनी है और इनके साथ रहना है। तो ये उस रिटर्निंग ऑफिसर भी मानता है कि मैंने दबाव के अंदर गलती करी। लेकिन इस देश के अंदर चुनाव आयोग, जिसको पूरी ताकत शक्तियां हैं, लोकतंत्र की संवैधानिक शक्तियां हैं, कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें जानकारी नहीं, याचिका नहीं मिली, जबकि हमारे कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन 2 दिन पहले उनसे मिल चुका था। उस डेलीगेशन में तनखा जी, जयराम रमेश जी, मनु संघवी जी, मीनाक्षी जी, वेणुगोपाल जी, कई नेता थे, धरने पे भी बैठे थे। दूसरे दिन बात हुई, लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं है। साथियों, तो इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार ये देश का लोकतंत्र को बचाने की जो संवैधानिक संस्था है, सबसे पहले चुनाव आयोग ही इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए गला घोटने का काम कर रहा है। और अगर इस देश के अंदर अगर चुनाव आयोग ही अगर इस लोकतंत्र की आत्मा का
गला घोटेगा तो देश के अंदर फिर हर व्यक्ति कैसे चुनाव जीतेगा। आज प्रश्न यह है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव ना हो, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सहकारिता के चुनाव नहीं हुए, मंडी के चुनाव नहीं हुए कई सालों से, 10-10 साल हो गए, और यही अब एक शुरुआत है कि अभी तक आपने देखा है कि वोट चोरी देखी है, अब आपने सीट चोरी पहली बार देखी है। तो ये सीट चोरी मध्य प्रदेश की एक सीट चोरी हुई है, लेकिन अब रिटर्निंग ऑफिसर की इस प्रकार की अगर मनमानी रहेगी तो हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ेगा, सांसद का चुनाव लड़ेगा, अगर उसका किसी ने किसी दूसरे राज्य के अंदर कहीं कंप्लेंट करी है, परिवारवाद लगाया, उसको सिर्फ सूचना मिली है, उस आधार पर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये एक नई व्यवस्था दी जा रही है देश के अंदर। तो क्या हर विधायक, मतलब बीजेपी की एक रणनीति के तहत, स्क्रिप्ट के तहत ये शुरुआत है। अगर मैं मध्य प्रदेश का रहता हूं, गुजरात में कोई केस कहीं पे दर्ज हुआ, वो परिवारवाद लगा दिया कि इन्हें भी हमने सूचना दी थी, उस सूचना के आधार पे मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता। तो हिंदुस्तान के हर विधायक, हर सांसद का पर्चा निरस्त हो सकता है अगर रिटर्निंग ऑफिसर की इस प्रकार की मनमानी रहेगी, जो कानून के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ जिस प्रकार से निर्णय आया है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई नहीं है ये हर व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई है, जिसमें कांग्रेस की भूमिका तो है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को आगे आना होगा। साथियों, हमें माननीय राज्यपाल महोदया से भी हमने समय मांगा था, सम्मानित हमारे विधायकों ने, राष्ट्रपति महोदया से माफी चाहता हूं, तो कल शाम तक हमें कहा गया कि हम समय दे रहे। उनके सेक्रेटरीट में हमेशा 5-6 बार बात हुई, लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने आज सुबह जो उनके वहां से सेक्रेटरीट से आया कि उनके पास समय की कमी है, इसलिए हम नहीं दे सकते, ये मेल आया। 10-27 पे मुझे अभी मेल मिला है। तो साथियों, ये देश की राष्ट्रपति है, जिनके सामने हम समझते हैं कि देश की राष्ट्रपति है, जो किसी दल से नहीं जुड़ी है, लेकिन जिस प्रकार से वो काम कर रही है, तो निश्चित तौर से एक हमें दुख की बात है कि प्रदेश के पूरे 61 विधायक आए हैं। एक विधायक 3 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि होता है, जनता का वोटर होता है, उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास समय नहीं। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से देश के तानाशाही की ओर चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मीनाक्षी जी का जो फॉर्म निरस्त हुआ, ये उनका एक फॉर्म नहीं, ये हर व्यक्ति का जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके फॉर्म से जुड़ा है। कल से आने वाले में क्या स्थिति होने वाली है, किस प्रकार से रशिया और चाइना के रूप में एक नाम की डेमोक्रेसी के लिए देश बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि साथियों, हम सबको इस लोकतंत्र को बचाने की आहुति में सबको सहयोग करना चाहिए। इसीलिए हम माननीय सब विधायक सभी आज राष्ट्रपति महोदय से गुहार के लिए आए थे, लेकिन उनको देश की शायद चिंता नहीं है, देश के लोकतंत्र की चिंता नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया क्या था, आदरणीय उमंग जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने आपको बताया। जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे जिस परिवार से वो आते हैं। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है रिटर्निंग ऑफिसर की। और इससे पहले राजेंद्र भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब नया तीनों निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए, 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया,
ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। उमंग जी ने इस भावना को आप सबके सामने व्यक्त किया। दूसरा, हमने उसी रात को सारे विधायक केंद्रीय निर्वाचन का भोपाल कार्यालय पे हमारी आपत्ति दर्ज कराने गए। 6 घंटे तक हम सोते रहे, वहीं पे वीडियो विजुअल आए। सुबह उन्होंने कहा कि आप सुबह हम आपसे 11 बजे मिलेंगे। इसी समय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रतिनिधिमंडल गया, मीनाक्षी जी भी उसमें थी। वहां भी जो आवेदन, जो हमने तथ्य रखे, उस पर कोई किसी प्रकार का वापस रिपीट हमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न हमें कोई निर्देश दिया गया, न कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की। या तो रिजेक्ट करते या सिलेक्ट करते या उसको एक्सेप्ट करते, दोनों नहीं किया गया। ये पूरा रवैया क्या है? ये पूरा रवैया है कि लोकतंत्र को मोदी ने मार दिया, प्रजातंत्र को मोदी ने मार दिया एक तरह से। आदरणीय हरीश चौधरी जी हमारे बीच में है, वो पूरा घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। मैं आदरणीय हरीश चौधरी जी से आग्रह करता हूं अपनी बात। नमस्कार साथियों, अभी तक देश में सामने ये सवाल है, क्या देश ऑटोक्रेसी की दिशा में जा रहा है? आज देश को इस सवाल का उत्तर मिल गया है। सफर कब कैसे शुरू हुआ, नारों में जरूर ये बातें पहले ही आ गई थी कि मोदी है तो मुमकिन है, पर क्या मुमकिन है वो देश से आज जान चुका है। चुनाव आयोग संवैधानिक व्यवस्था के तहत निष्पक्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से उनका चयन होना, उस व्यवस्था को बदलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया मंत्री, जिससे संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष की जगह एक पक्षीय हो जाए। इस व्यवस्था के परिवर्तन के बाद में जो सरकार चाह रही है उनकी ही नियुक्ति हो रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग से लेकर ये सफर मध्य प्रदेश चुनाव आयोग तक है। देश ऑटोक्रेसी की तरफ आ चुका है। कृषि बिल के वक्त जो देश ने देखा, सदन में वोटिंग भी नहीं कराई गई। जो सदन में उस कुर्सी पर बैठकर जो न्याय देश को देना था, वो न्याय उस दिन नहीं मिला। और आज देश देख रहा है कि तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। इस देश के सामने 2 मॉडल है। अब देश को तय करना है कि वो कौन सा मॉडल को सही मानता है। एक मॉडल है संवैधानिक मॉडल, संवैधानिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन दर्ज किया। जो भी कानूनन और नियम के तहत, प्रावधानों के तहत नामांकन पत्र भरना चाहिए, वो तमाम 100% पूर्ति मीनाक्षी नटराजन ने करी। उसके बावजूद उसको रद्द किया गया। ये सवाल कि इस तरह के शो कॉज नोटिस सिर्फ मीनाक्षी नटराजन को दिया गया और भी कईयों को दिया गया। आज देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोगों के भी शो कॉज नोटिस मिले हुए हैं। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में बैठे हुए सांसदों को भी शो कॉज नोटिस मिले हुए हैं, लीगल नोटिस मिले हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में विधायकों को भी मिले हुए हैं, पर किसी ने भी इसको का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। कहां उल्लेख करते हैं? कोई स्पष्ट तो करे। किसी भी कानून विद से बात करें तो कोई भी इस व्यवस्था को जानता है, और हर पत्रकार भी जानता है और देश का नागरिक भी जानता है।
जब ऑटोक्रेसी आई इस देश में तो दूसरा मॉडल, मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है। उसकी तुलना आज देश को करनी चाहिए। एक तरफ संवैधानिक मॉडल के तहत, व्यवस्थाओं के तहत मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भरना और उसको रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करने वाले जो आरोप थे वो निष्पक्ष नहीं। और दूसरा मॉडल जो मोदी मॉडल है, उसके अंतर्गत बहुमत नहीं होते हुए भी संसद के अंदर लोगों की आवाज नहीं पहुंचकर पूंजीपतियों की आवाज कैसे पहुंचे। झारखंड में एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के नुमाइंदे कैसे पहुंचे, जिन्होंने अपना गलत फॉर्म भरा, निष्पक्षता की जगह जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। झारखंड के आरओ को जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में भी भरा नहीं गया। जो त्रुटियां थी वो त्रुटियां को सुधारने का भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। पर उस फॉर्मेट को बदलवाना, उन त्रुटियों को बदलकर उनका फॉर्म स्वीकार करना आज देश के सामने इस ऑटोक्रेसी का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देश को तय करना है कि ये देश संविधान के माध्यम से चले या नरेंद्र मोदी जी के मॉडल जो ऑटोक्रेसी का मॉडल है उसके माध्यम से चले। सिर्फ भ्रम भ्रांति और गलत प्रोपोगंडा के माध्यम से अपनी ऑटोक्रेसी को जायज ठहराना क्या देश हित में है या नहीं है। हर तरह की जब संस्थाएं के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, उन संस्थाओं के माध्यम से देश हर वर्ग, सिर्फ जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, हर वर्ग, चाहे आज छात्र होए, उन संस्थाओं को आज समाप्त कर दिया गया ऑटोक्रेसी की सोच से। जो जीतू पटवारी जी ने कहा है मोदी है तो मुमकिन है, आज उनकी कीमत क्या देश के छात्रों को चुकाने पड़ रही है। वो सीबीएसई और नीट, क्योंकि उन संस्था में बैठे हुए लोग योग्य नहीं है, निष्पक्ष नहीं है उन संस्थाओं में, इसलिए आज देश की शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो गई। किसानों के साथ क्या हालात है, किसानों को अपने उपज के संदर्भ में दर दर भटकना पड़ता, कोई खरीद नहीं रहा है। आज किसानों की जो न्यूनतम आवश्यकता है खाद, वो नहीं मिल रही है। उस ऑटोक्रेसी के कारण आज देश सिर्फ और सिर्फ, आज किसी और का बहाना हम लोग नहीं बना सकते। युद्ध का बहाना बना के संदर्भ में जो प्रोपोगंडा हो रहा वो सच्चाई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों के कारण, जिसके कारण देश को तेल मिल सकता था, मिल रहा था रशिया से और ईरान से, नरेंद्र मोदी जी के कारण आज देश को तेल भी नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें मोदी है तो मुमकिन है, तो हर क्षेत्र को रौंद दिया गया। और उसी क्रम के अंदर आज इस मॉडल के तहत मीनाक्षी नटराजन जी का भी नामांकन खारिज कर दिया गया। आपके मार्फत से मैं देश को यही निवेदन करना चाहता हूं, ये कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है सिर्फ राहुल गांधी और उनके साथियों का संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई में किसी भी विचारधारा को मानने वाला देश का नागरिक, उसको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश को बचाना, संविधान को बचाना है। और ये प्रोपोगंडा और मिथ्या और झूठ फैलाना की जो प्रयास किया जा रहा है वो सच्चाई देश के लोग जाने, ये मेरा आपके मार्फत से देश को कहना है। धन्यवाद। साथियों, चूंकि नेता प्रतिपक्ष जी हमारे सारे विधायक आए हैं, तो अंत में जब हमारे सवाल जवाब होंगे उसके बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष जी हमें कोई आदेश देंगे, उसकी हम सब विधायक मिलकर पालना करेंगे। आदरणीय हरीश चौधरी जी ने ये कहा कि देश में अगर युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है तो अल्टीमेटली मोदी के कारण हो रहा है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई, समाप्त हो गई, तो इसके पीछे मोदी ने देश का वातावरण ऐसा बना दिया। मोदी है तो मुमकिन है, उसकी जगह मोदी ने देश के हर वर्ग को एक तरह से मार डाला।
मोदी के कारण देश में इतनी व्यथा बन गई कि जिसका कोई तुलना नहीं की जा सकती। आदरणीय मीनाक्षी जी चूंकि अपने कोर्ट रूम है तो ज्वाइन कर लो, कर लो। अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि वोट चोरी, फिर सीट चोरी, फिर विधायक चोरी, सांसद चोरी, चुनाव चोरी। एक मुकेश मल्होत्रा जी हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आगे आ जाए। मुकेश मल्होत्रा, ये आदिवासी विधायक हैं, ये उपचुनाव में 10,000 से ऊपर जनरल सीट पे जीते। इधर आ जाओ मुकेश मल्होत्रा जी। और कैबिनेट मंत्री को इन्होंने हराया। ये राज्यसभा चुनाव का क्राइम कोई फॉर्म भरा जब से घटनाक्रम जारी नहीं हुआ। अभी 1 मिनट इधर जाओ। राज्यसभा का चुनाव आज से, जिस दिन फॉर्म भरा उस दिन से क्राइम चालू नहीं हुआ है। 2 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये मैसेज क्या था? मुकेश मल्होत्रा 10,000 वोट से चुनाव जीते, इनको चुनाव हराया और इनकी जगह जो हारा उसको वापस सीट पे बिठाया। इस तरह का फैसला आया, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। हारे हुए व्यक्ति को चुनाव जिता देना, ये वोट नहीं दे राज्यसभा में, इसके लिए इनको हरा देना। एक और विधायक है, उनका आनंद फानन इसी तरीके से रात को 12 बजे डिस्क्वालीफाई करने के बाद ऑर्डर करना, कोर्ट दूसरी जगह जा ही नहीं पाए। राजेंद्र भारती जी, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के चुनाव का क्राइम निर्वाचन आयोग के द्वारा लगभग 6 महीने पहले चालू कर दिया था। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से आग्रह है, आप बताइए आगे, चूंकि आपने राष्ट्रपति जी से समय मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। क्या अच्छा, आपको कोई प्रश्न लेना है? जी, मेरा सवाल यह है कि जब नामांकन खारिज हुआ था तो कई सारी खबरें जो पुष्टि नहीं हो पा रही थी, आ रही थी, जिसमें से एक ये था कि मीनाक्षी नटराजन जी को रिटर्निंग ऑफिसर ने मौका दिया था कि वो अपने नोटिस वाली बात को शामिल करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा सवाल इसमें यह है आपसे खासतौर पे कि आप कह रहे हैं जो सबसे बड़ा एतबार होता है लोकतंत्र का वो चुनाव पे होता है, चुनाव के जरिए हम सरकार सत्ता को बदल सकते हैं अगर वो निरंकुश है तो। लेकिन आपके हिसाब से चुनाव आयोग ही कंप्रोमाइज है, तो निश्चित रूप से आप सड़क की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप सड़क पे जाएंगे तो एंटी नेशनल नाम का स्टिग्मा आपका इंतजार कर रहा है वहां पे? पहले तो जो पहले वाला आपका प्रश्न है, जब हमें समय दिया गया, जब आपत्ति ली गई, तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, खुद में, हमारे 4 वकील, आदरणीय मीनाक्षी नटराजन, हमने सब ने वो सारी क्योरी कंप्लीट की जो उन्होंने उस समय मांगी थी। और एथिकली जो एकदम अटेस्टेड होती है वो की, उनको नजरअंदाज किया गया। हमें 5 बजे तक का समय दिया, हमने 4 बजे ही सारी क्योरी क्लियर कर दी थी, तो वो प्रश्न तो उठता नहीं है। और नेचुरल है, सड़क पे तो आना पड़ेगा। न्याय की व्यवस्था कहाँ बनती है? सबसे पहले सरकार हमारी है, देश की है, उससे न्याय की उम्मीद होती है। अगर सरकार हरधर्मिता करे तो फिर हम स्वायत्त संस्थाओं के जरिए सरकार को एक तरह से न्याय के लिए प्रतिबंधित करते हैं। अगर वो भी नहीं माने तो फिर हम न्यायालय जाते हैं। अगर तीनों जगह नहीं होगा, ऐसे ही तो देश में क्रांतियां आती हैं। अगर इस तरीके से न्याय भी, जैसे एक ये मुकेश मल्होत्रा है, इनको जीत गए 10,000 से, हराया कैबिनेट मंत्री को, कोर्ट ने निर्णय दिया आप इनको जीते हुए को हरा दो, हारे हुए को फिर बिठा दो, आज तक नहीं हुआ। अगर ऐसा न्याय रहेगा तो फिर क्रांति नहीं आएगी। क्रांति आएगी कि नहीं आएगी? तो रास्ता अंतिम वही है। और जो आदरणीय हरीश जी कह रहे थे, जब मोदी ने हर जगह प्रतिबंध लगाया, ऑटोक्रेसी की बात उमंग सिंगार जी ने कही, तो आप लोग जो मीडिया के साथी हैं महसूस नहीं करते हैं? 100% करते हैं। जब आप महसूस करते हैं तो आपको भी, जो आपकी स्वतंत्रता को किसी ने हत्या की, तो वो भी तो मोदी है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, और किसका सवाल? मोहित दुबे हूँ, एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद आप लोग चुनाव आयोग की दहलीज पे गए, वहां आपको मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, बसों में भर के आप लोग दिल्ली पहुंचे हैं, सारे के सारे विधायक 61 की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी वहां नहीं आए हैं, उसके पीछे क्या वजह है? दूसरा सवाल कि राष्ट्रपति से आपको मौका नहीं मिला है
मिलने के लिए, तो क्या यहाँ से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का भी कोई कार्यक्रम है आप लोगों का? जहां तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, पूरे उनके संज्ञान में है, उनसे बात हुई है। वो चूंकि ये हमारा इमीडिएटली कार्यक्रम बना है, उनका आज दिल्ली में नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाए, अन्यथा वो भी रहते। और जहां तक ये मार्च का अंतिम में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी हमें जो विधायकों को निर्देश देंगे, हम स्वतः पालन करेंगे। और कोई सवाल? जीतू जी, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग हो सकती थी, ये इस तरह के आरोप, और इसलिए कांग्रेस ने ये सब चीजें की। इस पर कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? मैं मीडिया से ये आस करता हूं, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो क्राइम किया वो क्राइम नजीर बना है। वो देश की राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा क्राइम है। जो सरपंच और जनपद में फॉर्म रिजेक्ट करके सेटिंग होके तहसीलदार करता है, वो देश के निर्वाचन आयोग ने मोदी के निर्देश पे किया है। और चूंकि हमने केंद्रीय चुनाव आयोग में भी आदरणीय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अधिकारी, उनके सामने भी दिया, उनने भी मौन रखा। ये मोदी जी के निर्देश पे हुआ है। अब कांग्रेस का ऐसा होना था तो ऐसा हो गया। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की बात को इंडोर्स करना भी देशद्रोह है। जीतू जी, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। एक सवाल मेरा है कि हाँ इसके बाद वो आखिरी में लो। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात जो आप कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उड़ाई गई अफवाहें। पूरा इलेक्शन स्क्रिप्टेड था। जब फॉर्म की स्क्रूटनी का समय था, हमारे विधायक सब पहुंच गए थे एयरपोर्ट। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूरे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपने लोगों की छुट्टी कर दी। परिवार लेके गए बच्चे, छोटे छोटे 6 महीने 8 महीने के बच्चे पानी के लिए तड़पते रहे, परिवार तड़पते रहे। आप विधायकों के साथ कर सकते हो क्रूरता, लेकिन उन परिवार, उन बच्चों की क्या गलती? 5 घंटे तक वो वहां पे रहे। और जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं किया, जब तक यहां निर्णय क्लियर नहीं हुआ कि 5:30 बजे यहां पर हमको इसको फॉर्म को रिजेक्ट करना, पूरा स्क्रिप्टेड था। और क्रॉस वोटिंग की बात है, क्रॉस वोटिंग आपको स्पष्ट कर दे कि डर गए थे वो कि हम 8 वोट नहीं ले सकते, जब इनके साथ पूरे विधायक इनके साथ एकजुट है। इसी कारण उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट किया। ये पूरी स्क्रिप्टेड था। जीतू जी, आमिर हूं न्यूज नेशन से। एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, फॉर्म 26 की आप बात कर रहे थे। फॉर्म 26 में आप कह रहे हैं ऑप्शन नहीं था उसमें, वो जो डिटेल डालने का ऑप्शन ही नहीं था। इसके बारे में थोड़ा क्लियरिटी बताइए कि ऑप्शन क्यों नहीं था उसमें। 2 बातें हैं कि फॉर्म्स में जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो नीड होती है, जो शासन ने, निर्वाचन आयोग ने, वो हमने शुरू में आपको बताया। जो प्राइवेट कंप्लेंट के अगेंस्ट नोटिस मिलता है, यानी किसी ने आपको कुछ कहा, आपके लिए कंप्लेंट की, उसके लिए अपराध नहीं बनाओ, आपको उसके लिए जवाब देना है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो उसकी जरूरत नहीं थी उस फॉर्म में, और आज तक किसी ने नहीं किया। सिर्फ मीनाक्षी जी का सवाल नहीं है, आज तक की हिस्ट्री में इस तरीके की फॉर्म की सबमिशन में किसी से भी ये मांग नहीं की गई, और इस आधार पर किसी का निरस्त भी नहीं हुआ। जब हरीश जी ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सारे सांसद होंगे, आप सारे जर्नलिज्म, एक केस है, मैं इसको थोड़ा और तरीके से समझा दूं। हमारे यहाँ एक लीडिंग अखबार है, उनके मालिक पे पास्को का एक धारा लग गई। पास्को की क्यों लगी? कि एक माइनर लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसका किसी एक एडिशन में उसका फोटो आ गया, तो उन पे लग गई। तो उनको कोर्ट ने पूछा आपका क्या करना, तो अपराध तो नहीं हुआ। ये इस तरीके से किसी ने किसी से कोई मांग की, और फिर सरकार ने, कोर्ट ने कहा कि आपका इसमें क्या रोल है, ये आपके लिए ये कह रहे हैं। तो संबंध के आधार पे तो इस तरह का निर्णय हो ही नहीं सकता। एक तरह से क्राइम है, ये सवाल ही नहीं बनता है। धन्यवाद आदरणीय उमंग जी। मैं धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं उमंग जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में अंतिम वक्तव्य दें। आप अपनी बात सुनाना भी चाहते हैं और सवाल भी नहीं ले रहे। सवाल हो गया ना, ये तो कैसे बता? हाँ, मेरे 2 सवाल हैं। पहले वो कह रहे हैं, वो कर लें। हाँ, फिर आप कर लें। हाँ। ओके,
थैंक यू सर। दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। बीजेपी दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में उनकी भी मिली भगत है? ये वक्तव्य मैंने सुना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का इसके संदर्भ में क्या रिएक्शन है सुना नहीं है। आप संज्ञान में लाए हो इसके लिए धन्यवाद। वो सुनकर और पार्टी का जो भी स्टैंड होगा आप लोगों के मार्फत से देश में हम लोग बताएंगे। मेरे दो सवाल हैं। नाम तेजपाल सिंह। पहला सवाल यह कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा समय न देना देश की विधानसभा के विधायकों को जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, और इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई न होना, तो क्या आम आदमी को मान लेना चाहिए कि जब विधायकों को न्याय नहीं मिल रहा है तो बात विधायकों की सही या गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन निर्णय बात सुनी जाना लोकतंत्र का पहला अधिकार है, उस वक्त बात सुनी जानी चाहिए। तो क्या आम आदमी की बात कहीं नहीं सुनी जाएगी? हम लोग इस लड़ाई में हर माध्यम से लड़ाई ले। जिन्होंने अन्याय किया है, जिन्होंने क्रूरता करी, चुनाव आयोग, उनसे भी हम लोगों को आशा थी कि वो अपना खुद का रुख बदलकर और न्याय देगा। चुनाव आयोग जिन्होंने ये क्रूर कृत्य किया उनके सामने भी हम लोग गए, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, हम संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो चुनाव आयोग के सामने भी हम लोगों ने बात कर रखी। हमने न्यायपालिका के सामने भी अंतिम गुहार हम लोग कहाँ लगा सकते हैं इस देश के अंदर, अंतिम गुहार देश में महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने हम लगा सकते हैं। उसका भी हम लोग ने प्रयास किया। तो हर दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे और अंत में देश को, हर नागरिक को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये अपील भी हम कर चुके हैं। एक सवाल और है कि सवाल कटो है लेकिन जरूरी है कट पूछना, क्योंकि वक्त कट सवाल पूछने का ही है कि मोदी जी को 100 आवाज नहीं आनी चाहिए। एक सवाल और है कि राज्यों में जैसे पंचायत चुनाव लगातार डिले किए जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी पंचायत का या जिला का हर जगह प्रतिनिधित्व चाहता है, आने वाले समय तो उसके भी पर्चा इसी तरह से कैंसिल कर दिया जाएंगे। ये जो मोदी मॉडल है ऑटोक्रेसी का, ये तो आज देश जान चुका है। राज्यसभा से सफर शुरू और अंत नहीं हुआ है, यह हर क्षेत्र के अंदर यही रहेगा। धन्यवाद। देखिए, मैं अनुरोध करता हूं साथियों, आपको सब विद्वान हैं और हमसे ज्यादा आपको सबको ज्ञान है, आपको पता है कि ये घटना कैसे घटी और क्या हुआ। मैं सवालों के जवाब में आपके दिए पूरे, लेकिन अब सवाल देश के सामने है, इस लोकतंत्र को कैसे बचाना है। और मध्य प्रदेश से हम सब विधायक आए, माननीय सम्मानीय सब नेता आए, वहां के वरिष्ठ, आज हम मार्च पास करेंगे और ये न्याय की बात करेंगे राष्ट्रपति भवन तक के लिए। थैंक यू। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ही ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,